लड़की ने कहा कि आई विल फाइल केस अगेंस्ट विदाउट रजिस्टरिंग एफआईआर उसको अरेस्ट किया। वो इलीगल है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, बाद में एफआईआर लिखी, उसके बाद जेल भेज दिया। जब बात आती है कि मेन के हरासमेंट की, तो उस टाइम पे कोई पनिशमेंट नहीं हो रही है। मेन के लिए कोई कानून नहीं। Tragic story which has been reported from Bengaluru. A man died by suicide and has blamed, in fact, his wife. Happily married, but turned out that this woman, with a partner in love, decided to murder her husband. एक ऐसी महिला की जिसने प्रेमी के लिए अपने पति का कत्ल कर दिया। तो पता चला कि हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं। 498 हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, 376 हो गया, 354 हो गया, जिसमें विक्टिम केवल और केवल लड़की हो सकती है। अब मैं बतौर लड़का अगर जाऊँ पुलिस स्टेशन और एफआईआर करने के लिए कि दैट मुझे किसी लड़की ने थ्रेट कर रखा हुआ है, पुलिस वाला तो सबसे पहले हंसेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी एक मिथ है। राइट टू इक्वालिटी एक मजाक है। मैन यहाँ पर स्लेव्स कंसिडर किया। मैं एक केस मेरे पास बहुत फनी है, इसमें उन्होंने कहा कि मुझे इलाज कराने का झांसा देती कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतनी फनी बात है। गुड़गांव में चले जाइए, आप नोएडा में चले जाइए, पब में पूरा एक नेक्सस चलता है। मंदिर में इमेजिन आप कर सकते हो, हजारों की भीड़ होती है जी। कोई बंदा फिजिकल रिलेशनशिप किसी से मंदिर में बना सकता है। और मीनवाइल जब इन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई, पुलिस उस लड़की को बुला रही थी। वो लड़की सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के, चूड़ा पहन के उसके घर जाके बैठ गई। वो आप समझ सकते हो पुलिस की ये हैसियत। लड़की से इतना डरते हैं कि हम हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा देगी। इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप विमेन के लिए कोई लॉ प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हो और उनकी सुन रहे हो, तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो और आप उतनी ही मेन के लिए भी वही लॉज बनाओ, वही चीज उनके लिए भी सुनो। राइट। मान लीजिए मैं गया कि मेरी बीवी ने मुझे मारा, ठीक है, कहेगा अच्छा 85 किलो के वकील साहब हो, रोज जिम जाते हो, बॉडी बना रखी हुई है, और उसके बाद तुम्हारी बीवी ने तुमको मार दिया। हंसेगा। से बड़ा रोल जो है इन क्राइम्स को इंक्रीज करने में पुलिस का है। निर्भया केस। 23-year-old Nirbhaya was brutally gang raped. कोलकाता रेप केस। 24-year-old student raped at a law college in Kolkata this week. ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके बारे में हम रोज बात करते हैं, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जिन पे सिर्फ एक ही सवाल उठाया जाता है कि क्या हम सुरक्षित हैं। जो कानून, जो लॉज, जो नियम हमारे लिए बनाए गए हैं, खासकर विमेंस के लिए बनाए गए हैं, क्या वो हमें सुरक्षित रख पा रहे हैं, क्या वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन सोसाइटी का एक और पहलू है जिसे हम मेन कहते हैं। अगर हम बात करें मेन की, ऐसे बहुत से मेन हैं, जैसे कि अतुल सुभाष को ले लीजिए, और ऐसे और भी सिमिलर केसेस आए हैं जिनमें मेन ने अपनी, यानी आदमियों ने अपनी जान गंवाई है। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई लॉज नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके साथ कोई गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, या फिर उनके ऊपर कोई टॉर्चर हो रहा है, वो उसके ऊपर आवाज़ उठाए तो कोई उनको इंसाफ दिला सकता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और इस बात को समझेंगे कि क्या इंडिया सच में डेवलप हो रहा है, क्या हमारी कंट्री इक्वालिटी के नाम पे हमें इक्वालिटी सर्व कर रही है, या फिर इक्वालिटी बस एक मिथ है। क्या विमेन के साथ साथ मेंस को भी प्रोटेक्शन लॉज की जरूरत है या नहीं। So today we have in our studio a very special guest, advocate Rahul Mishra. So जो हमें अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से जेंडर इक्वालिटी लॉज के ऊपर गाइड करने वाले हैं। सो सर, थैंक यू सो मच टेकिंग आउट सम टाइम फॉर कमिंग हियर। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। जी एकदम बढ़िया। तो सर सबसे पहले हम जाएंगे उन क्वेश्चंस पे जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपने किस तरीके से एडवोकेट बने, स्टार्ट की अपनी करियर जर्नी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। करियर टेन्योर बहुत छोटा सा है, 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था जब कसाब का केस आया। अजमल कसाब का केस आता है, मैं उसको देखता हूँ, हम सब देखते हैं कि उसने हमारे देश के न जाने कितने लोगों को मार दिया। एडमिटेड था, ऑन रिकॉर्ड था, टीवी चैनल्स पर चला। पकड़ा जाता है, उसको मारा नहीं जाता इमीडिएटली, उसको एक ट्रायल प्रोसीजर में डाला जाता है। उसके ऊपर डेली की सिक्योरिटी में हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए, उसको एक लंबे समय तक जेल में रखा गया। उसके बाद एक और कांड होता है, निर्भया का कांड हो जाता है। निर्भया का कांड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है। ये सारी सिचुएशंस और बहुत सारे मर्डर केसेस मैं डेली पेपर में पढ़ता रहा, देखता रहा। उन सबको देख देख के मैं डिस्टर्ब होता रहा कि आखिरकार हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा। जी। प्रोसीजर इतना लंबा चलते चले यार। और हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था, उस समय मैं देखता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीख गया था, लड़के लड़ाई करते थे, कहते थे कि
कुछ नहीं होगा, 6 महीने जेल में रह के बाहर आ जाएगी। जी। फिर और डिस्टर्बेंस होता था कि भाई आप एकदम एकदम फ्री माइंड से हो जा रहे हो कि आप 6 महीने में बाहर आ जाओगे, आपको कुछ होना नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे लॉ करना है, लॉ करके जितने क्रिमिनल्स हैं और जितने इस तरीके के लोग हैं उनको स्पीडी ट्रायल करा के सजा करानी। जी। यही रीजन है मेरे लॉ फील्ड में आने के पीछे। तो सर आप ऐसे कुछ छोटी छोटी ऐसी कुछ तो चीजें होंगी जिसने आपको ट्रिगर किया होगा कि नहीं, विमेन की सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट मेन के बारे में कोई नहीं सोच रहा, तो मुझे उनके लिए केसेस लड़ने हैं, उनके लिए कुछ करना है, जो आप अभी डील कर ही रहे हो ऐसे केसेस से, राइट? तो मुझे वो चीज़ों के बारे में जानना है थोड़ा सा कि जिन्होंने आपका इंटरेस्ट उस साइड डेवलप किया और आपको लगता है कि नहीं, चेंजेस की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा इसी चीज़ से हट गया जब मैं यूनिवर्सिटी में था। मेरा एक फ्रेंड था, उसका एक रिलेशनशिप था एक लड़की से पास्ट 10 ईयर से। वो लोग यूनिवर्सिटी साथ में आते हैं, स्कूल डेज से वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। अब उनके बीच में किसी रीजन की वजह से कंडक्ट हो गया। लड़की ने कहा कि आई विल फाइल केस अगेंस्ट। उसको भी क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज थी, पता नहीं था कि अगर वो इस तरीके की कंप्लेंट फाइल करती है तो लड़के की लाइफ फेल हो सकती। उसने कंप्लेंट फाइल कर दी। लड़के ने कहा मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरे को कुछ होना नहीं। और हम लोग भी ये जानते थे कि उसके पास सारे एविडेंस है, कुछ नहीं होना। लेकिन हमारी कंट्री का लॉ ऐसा है कि जो एक बार लड़की ने कह देना, जो स्टेटमेंट दे देना, वो फैटल और फाइनल। जी। अब लड़की ने जाके कंप्लेंट करा पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले ने बुलाया, हम सब पुलिस स्टेशन गए लड़के के साथ कि भाई ये गलत नहीं है, सब कुछ सही है। पुलिस वाले ने हम लोगों को डांटा, भगा दिया वहां से, और उस लड़के को विदाउट रजिस्टरिंग FIR उसको अरेस्ट किया। वो इलीगल है। आप FIR रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, बाद में FIR लिखी, उसके बाद जेल भेज दिया। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, वो जेल चला गया, वही सबसे ज्यादा ट्रिगर करा हमारे को कि भाई हमारे कंट्री का कानून कैसा है। जब पुलिस वालों से हम लोगों ने लाइटर नोट पे बाद में जाके बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा बेटा अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, यहाँ पे कानून ऐसा है कि जो लड़की ने कह देना वही हो जाना, अगर हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पे बात हो। इस सिचुएशन ने यूनिवर्सिटी में मेरे को एकदम हिट कर दिया कि एक लड़के की लाइफ फेल हो गई, जो अच्छा खासा उसका कैरियर था, ना उसकी अब जॉब लग सकती है, ना प्राइवेट लगेगी, ना गवर्नमेंट लगेगी। इस चीज़ को मैंने फिर जानने की ज़्यादा कोशिश करी। फिर बहुत सारा मैंने इस बारे में पढ़ने की कोशिश करी, पढ़ा, तो पता चला कि हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं। 498 हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, 376 हो गया, 354 हो गया, जिसमें विक्टिम केवल और केवल लड़की हो सकती है, लड़का हो ही नहीं सकता विक्टिम। इस वजह से सिचुएशन दिमाग में घूमती रही, चलती रही, पटलती रही, और सर मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ेंगे, देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। सर लड़कों के लिए करने लगे। लोग मुझे मेन सेंट्रिक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, लड़कियों को भी करते हैं, लड़कों को भी करते हैं। जो जहाँ पे गलत है उसके लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में लड़के इस सिचुएशन में फंस रहे हैं जो कि बहुत ड्रास्टिक है, और आगे चल के हो सकता है लोग लड़कियों से दूरी भागने लगे। नहीं, ये चीज़ अभी भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कुछ केसेस ऐसे हो भी गए हैं कि जिस वजह से ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो चुकी है अब। तो मतलब कि फिर ऐसा क्या होता है कि जो हरासमेंट होता है, जब बात आती है विमेन की, तो उस टाइम पे कोई सज़ा होती है, पनिशमेंट होती है, बट जब बात आती है कि मेन के हरासमेंट की, तो उस टाइम पे कोई पनिशमेंट नहीं हो रही है। मेन के लिए कोई कानून नहीं है ना। आप अगर डेटा की बात करो कि लड़कियों के लिए, लड़कियों के अगेंस्ट कितने क्रूएलिटी हो रही है, उनके साथ कितनी ब्रूटैलिटी हो रही है, उसका डेटा अवेलेबल हो जा रहा है। यस। क्योंकि रिपोर्टेड है, वो FIR उनके द्वारा की जा सकती है। लड़कों के अगेंस्ट FIR की जा सकती है अगर उनके साथ, लड़कियों के साथ क्रूएलिटी हो रही है, फिजिकल अब्यूज हो रहा है, किसी तरीके का एक्सवाइजेड एक्ट हो रहा है, तो उनकी FIR रजिस्टर हो सकती है, लड़के की नहीं हो सकती। अब मैं बतौर लड़का अगर जाऊं पुलिस स्टेशन और FIR करने के लिए कि दैट मुझे किसी लड़की ने थ्रेट कर रखा हुआ है, पुलिस वाला तो सबसे पहले हंसेगा, मुझे डांटेगा, कहेगा भाग गया यार यहाँ से। मैं नहीं सुनूंगा तो 2 मिनट दाब मारेगा, उसके कहेगा चुपचाप यहाँ से निकल, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। उस लड़कों के अगेंस्ट जो क्रूएलिटी है, जो उनका मेंटल हेरासमेंट हो रहा है, उसका कोई डेटा नहीं। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी एक मिथ है। राइट टू इक्वालिटी एक मजाक है। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू इक्वालिटी हमें दी गई है, कहता है दी गई है, मैं मानता हूँ दी गई। दी कहाँ पे गई है? एम्प्लॉयमेंट में दी गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच में दे रखी हुई, लेकिन सब इक्वल है। वोट देने का अधिकार मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। हमारा नेता कौन होगा हम चुन सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कि मेरा हस्बैंड कौन होगा या मेरा बॉयफ्रेंड कौन होगा, वहां पे झांसा मिल जाता। राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री होगा कि नरेंद्र मोदी बनने वाला इस देश का प्रधानमंत्री, लड़की फ्रीली चुन सकती है, फ्री विल से चुन सकती है, फ्री माइंड से चुन सकती है जी। लेकिन जहां पे उसको हस्बैंड चूज करने की बात आएगी, बॉयफ्रेंड चूज करने की बात आएगी, वो कहते कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज आई हैव बीन फिजिकली अब्यूज्ड बाय दिस बॉय, सिर्फ वो तो गया लड़का जी। कहानी उसकी लग जाने वाली। तो इक्वलिटी कैसी रह गई?
मैं अगर लड़का हूँ, मेरा किसी लड़की के साथ मान लीजिए XYZ लड़की के साथ रिलेशनशिप रहा पास्ट 10 ईयर्स, मैंने उससे 100 वादे किए कि चलो ठीक है, आई विल मैरी विद यू। मैं अपने करियर पे फोकस किया। शायद हो सकता है मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, ये भी बता रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ कि मेरा किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप रहा हो, एक लंबे टेन्योर से रहा हो, और मैंने उसको 50 वादे किए, उसने मुझे 1000 वादे किए, और मैंने उन वादों को फुलफिल करने के लिए अपने करियर में जम के मेहनत करी, अच्छा लॉयर बना, और फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस में 50 लाख रुपए कमाए। जब मेरा करियर का पीक आया, वो लड़की मेरे को छोड़ के चली गई। जी। शी लेफ्ट मी ओके। विदाउट एनी रीजन। अब मेरी मेंटल स्टेटस कह रही होगी, मेंटल ट्रॉमा कितना मैंने झेला होगा, मेंटल अगोनी कितनी आई होगी, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं ये जानते हुए कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका, या कर पाऊंगा कि कुछ नहीं कर सकता। उसने मुझे छोड़ दिया, उसने XYZ डॉक्टर को चुन लिया या किसी को चुन लिया, वो चली गई उसके पास ऑप्शन आया, वो चली गई। लेकिन अगर यही एक्ट मैंने किया होता, मैं उसको 10 साल फिजिकली अब्यूज करता, उसको 50 वादे करता, छोड़ के चला जाता, तो मैं जेल में बैठा होता या फॉरताश नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे देश की इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी जो आप कह रही हो, जेंडर इक्वलिटी जो मैं कह रहा हूँ, वो है इक्वलिटी। ये इतना इक्वल है जेंडर, मेन यहाँ पर स्लेव्स कंसिडर किए जाते हैं। हकीकत तो यही है, किसी ने कुछ भी बोल देना, अब लड़के को फंस जाना। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ मेरी रियल स्टोरी है। मैं बिल्कुल समझ गई, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, जो मैं एग्जैक्टली समझ पा रही हूँ, और मैं अपने ऑडियंस को भी समझाना चाहती हूँ कि अगर एक स्टोरी आपने जो अभी हमारे सामने प्रेजेंट की है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी मेल वादा करता है एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह के कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, ठीक है, एंड वो किसी भी लाइक अपनी रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज में, एंड लेटर ऑन अगर वो मना कर देता है कि नहीं आई एम नॉट रेडी टू मैरी, तो उस टाइम पे कोर्ट उस पर्सन को पनिशमेंट देगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। 1000% पनिशमेंट देगी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि लड़की का स्टेटमेंट अगर उसकी टेस्टिमनी अप्रोप्रिएट है, उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे मुझे कन्विक्शन हो जाएगी जी और इससे डाल दी नुकसान लड़कियों को ही। अब पूछिए नुकसान कैसे हो? जी नुकसान उनको ऐसे ना कि जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेक्शन 69 लेके आया BLS का, जी ठीक है, पहले शादी का झांसा क्रिमिनलाइज नहीं था, अब उसको सीधे कर दिया उन्होंने कि एक अप्रोप्रिएट लॉ बना दिया। अब उसमें कंडीशन क्या, एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाएगी। अगर किसी लड़की को एम्प्लॉयमेंट में रखने के नाम पे झांसा दिया गया, फिजिकल अब्यूज किया गया, तब लड़का जेल जाएगा। प्रमोशन के नाम पे झांसा दिया गया, एजुकेशन के नाम पे झांसा दिया गया, मेडिसिन कराने में एक केस मेरे पास बहुत फनी आया था, इसमें उन्होंने कहा कि मुझे इलाज कराने का झांसा देती कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। कितनी फनी बात है। फनी उनके लिए हो सकती है जो सुन रहा हूँ, जो इस फील्ड से नहीं अटैच, लेकिन बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन। शादी का झांसा हो गया, लड़के ने जेल चले जाना। अब इससे क्या होगा, कोई भी आदमी लड़कियों को एम्प्लॉय करने में डरेगा। मैंने अपने पास, मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह रहा हूँ, मैंने कोई भी फीमेल यूनियन नहीं रखी डर के मारे। जी भाई वो कल को कहते कि सीनियर ने मेरा फिजिकल अब्यूज किया, तो मैं कहाँ जाऊंगा कि सेक्शन 69 सेपरेट आ गया, सब कुछ होएगा, वकील साहब पहले जेल जाओ, बाद में लड़ना, बाद में देखना। जी वो इसलिए लड़कियों के लिए नुकसान है। अगर ये इक्वल रहता तो जो लड़कियां गलत कर रही है, बहुत सारे रैकेट चल रहे हैं, अभी गुड़गांव में चले जाइए, अब नोएडा में चले जाइए, पब में पूरा एक नेक्सस चलता है। जी उस पर मैं डिटेल में आगे बात करूंगा आपसे। गुड नेक्सस। इसका मतलब ये है कि मतलब जो लड़कियां रियल में ये सब चीजें झेल रही हैं, वो तो शायद कंप्लेन कर भी नहीं पा रही। हकीकत रिया जी, मैं आपको बताऊं, जो लड़कियां एक्चुअल में विक्टिम हैं, वो पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहती। जी जिनके साथ सच में कांड हो रखा हुआ है, वो पुलिस स्टेशन के दर्शन नहीं करना चाहती। और जो नहीं विक्टिम है, जिनको पैसा एक्सटॉर्ट करना है, क्योंकि उनको पता है लड़कों के लिए कोई लॉ नहीं है, हम कंप्लेंट देंगे, कंप्लेंट देने के नाम पर हम उनसे पैसा वसूल लेंगे, फिर 164 का स्टेटमेंट जो 183 हो गया उसको चेंज करने के नाम पे पैसा ले लेंगे, बेल में अपोज करने के नाम पे ना पैसा ले लेंगे। ये जो कानून है वो बेसिकली एक्सटॉर्शन बन गया है। मशीनरी ने पूरा इसको एक्सटॉर्ट करने का तरीका बना दिया। देखिए, जहां पर जेंडर स्पेसिफिक लॉ होंगे वहां पे मिसयूज भी सबसे ज्यादा होगा। जब उनको पता हो कि अगर हम कुछ ऐसा XYZ गलत एक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कन्विक्शन उल्टा हो जाएगा, जी तब शायद मिसयूज नहीं होगा। लेकिन मिसयूज तो हो ही रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना है। अब जजेस से हम लोग बात करते हैं कि लॉर्डशिप भाई लड़की ने कह दिया तो कह दिया, सब कुछ सही हो गया, तो वो कहते हैं मिस्टर काउंसिल आप कर सकते हो ना, आप लोग जाओ MLA MP बनो, फिर उसके बाद लॉ लेके आना। जजेस भी कुछ नहीं कर सकते, जो लॉ बना दिया हमारे पार्लियामेंट ने उसको इम्प्लीमेंट कर, वही। तो मतलब कि ऐसा कोई केस अभी आपके माइंड में है इस टाइम पे जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, कि आपके पास आया हो कि आपको भी ऐसा लगा हो कि ये तो मतलब इम्पॉसिबल है कि कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा एलिगेशन कैसे आ सकता है? जी, एक मेरा फर्स्ट केस है शायद जिसकी वजह से मेरी वकालत खड़ी गई। जी मेरा पहला केस था जिसको मैंने ग्राउंड लेवल से लड़ा।
अब एक लड़का बेसिकली बहुत अच्छी रेपुटेशन पे है, क्लास 1 ऑफिसर है जी उसका सिलेक्शन हो जाता है। उस सिलेक्शन होने के बाद वो जाहिर सी बात है, अगर कोई सेलेक्ट हो रहा है इतना मेहनत करके हार्ड वर्क करके आया हुआ है, तो अपनी सिलेक्शन को और जो है अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करे। सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस उसने किया, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, हो रहे आई बीन सेलेक्टेड एंड बीन ट्रेनिंग ओवर हियर एट ट्रेनिंग सेंटर। किसी लड़की ने उसको देखा होगा, दिल्ली की बात बता रहा हूँ जी दिल्ली की लड़की थी, उसने उस पर्टिकुलर पोस्ट को देखा, उनसे कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया। अब मुझसे अगर कोई पूछेगा कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है या लॉ में मुझे क्या करना है, तो मैं भी गाइडेंस दे देता हूँ कि भाई आप ऐसे इंटर्नशिप कर लो या ये सारी चीज़ें कर लो। उन्होंने उससे बातचीत करना स्टार्ट किया, बातचीत उनकी इनिशियल स्टेज पर शुरू हो गई और वो हेल्प करने लगे। बाबूजी एकदम दिमाग से ढीले थे क्योंकि उनको पता नहीं सोशल मीडिया गैंग बैठा हुआ है पूरी तरीके से उनको फंसाने के लिए। जी उनकी बातचीत होने लगी और सबसे फनी बात बताओ, दोनों का नाम शुरू होता था एक ही तरीके से, सिर्फ एक स्पेलिंग का डिफरेंस था। तो उनको लगा कि अब मेरा स्क्वायर बन गया, जी जी अब सारी चीजें हमारी सही हो जाएगी। बेसिकली सेम अल्फाबेट से सेम अल्फाबेट से सिर्फ लास्ट डिजिट चेंज थी। उनको लगा कि अब मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। उन्होंने तो बातचीत करी, उनको लगा चलो ठीक है, शादी की उम्र है। एक्चुअल में वो लड़का बहुत गरीब फैमिली से था जी और अकेला लड़का अपनी फैमिली का, फादर मेंटली रिटायरेटेड, मदर मेंटली रिटायरेटेड, और कोई नहीं, वो अकेले। ग्रैंडफादर 87 ईयर्स ऑफ एज के। कैसे उसने पढ़ाई करी होगी, कैसे क्या किया होगा, कैसे सक्सेस पाई होगी उसने। जी देवी जी से उनकी बातचीत शुरू होती है, उनको बातचीत इनिशियल स्टेज पे अच्छी लगती है, फिर धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में सारी चीजें इंस्टाग्राम पे ही कन्वर्ट हो गई। अभी मुलाकात नहीं हुई, इंस्टाग्राम के थ्रू सारी चीजें हो गई। फिर जब एक इंसान से आप थोड़ा कन्वर्सेशन करते हो तो आपको लेटर ऑन रियलाइज होता है कि आदमी मेरे लिए सही है गलत। इन्होंने उसका स्कोर कार्ड मांगा कि भाई, वो क्लेम कर रही थी क्योंकि उसने यूपीएससी के वेरियस इंटरव्यूज दे रखे हैं, यूपीईसीएस के वेरियस इंटरव्यूज दे रखे हैं। इन्होंने स्कोर कार्ड मांगा उससे। सी सेड मेरे पास स्कोर कार्ड नहीं है, मैं अगर कोई इंटरव्यू दे के आया हूँ तो मेरे पास तो रखा होगा ना कि मैंने असफल हो गया, चलो ठीक है, क्योंकि कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिनमें असफलता भी यश लेके आती है। जी नहीं सिलेक्शन हुआ कोई बात नहीं, अल्टीमेटली इंटरव्यू तक पहुंचा तो मेरे पास रखा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं है मेरे पास। और लड़की इतनी मूर्ख थी, उसने एक बार कहा मैंने बीटेक कर रखा है, एक बार उसने कहा मैंने बीबीए कर रखा है, मतलब वेरियस डिग्रीज उसने बताई। इसने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि तुम मुझे फ्रॉड लग रही है। जी उन्होंने कहा एक बार मिल लो मेरे से, एक बार बात कर लो, एक बार मिल लो। जो मैं हमेशा लोगों को मना करता हूँ, जो लास्ट टाइम लड़कियां मिलने को कहती हैं अननोन प्लेस पे जाने के लिए, इसलिए ही मिलने का। उसने वही लोकेशन उठाई जो ये मिलने चले गए, उसने वही लोकेशन उठाई, उसी लोकेशन का सहारा बनाया कि मेरे साथ इन्होंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके फिजिकल अब्यूज किए। ओके और मंदिर में इमेजिन आप कर सकते हो, हजारों की भीड़ होती है, जी कोई बंदा फिजिकल रिलेशनशिप किसी से मंदिर में बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं हो। उसने वही एलिगेशन लगाया कि मंदिर में इन्होंने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। जब वो मिल लिया, उसको रेगुलर बेसिस पे वो थ्रेट करती रही। अभी एफआईआर में इनिशियल स्टेज पे ही लॉन्च कराई, सिर्फ थ्रेटनिंग चल रही थी, 6-8 महीने की थ्रेटनिंग हो चुकी थी। वेरियस वर्ड से वो मिले जाके, कोई उनको अप्रोप्रिएट सजेशंस नहीं दे रहा था क्योंकि कोई बोल्ड डिसीजन लेना नहीं चाहता। जब वो मेरे पास है, मैंने कहा भाई देख, सिंपल सी बात है, तुझे एफआईआर इस लड़की के खिलाफ दिखानी पड़ेगी क्योंकि तुझसे वो पैसे मांग रही है, तुझे धमका रही है। नहीं करेगा तो मैं तुझे गारंटी दे दे रहा हूँ तेरे खिलाफ रेप का केस आने वाला है। उसने कहा श्योर? मैंने कहा ये 1000% श्योर। मैंने कहा मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत कम है लेकिन मैं तुझे बता रहा, पक्की बात है, जितना पढ़ रखा पक्का आना है। उसने कहा सर करना क्या? मैंने कहा पैसे बहुत लगेंगे। उसने बोला पैसे मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कहा भाई तू पैसा बहाता जा, मैं सब करता जाऊँगा। जी अब मैंने उस लड़की की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो 45 लाख की डिमांड कर रही थी, या तो तुम अपने जैसे लड़के से मेरी शादी करा दो या 45 लाख दे दो, मैं पीछा छोड़ दूंगी। ये था सी, ओके ये समझिए ऑन रिकॉर्ड था ये सब कुछ। फिर मैंने उस लड़की के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई लखनऊ। पुलिस को एप्लीकेशन दी, पुलिस ने उन एप्लीकेशंस को देखा नहीं, उसके बाद सर मैंने 156 मूव कराई, लड़की के खिलाफ एफआईआर हो गई। और एफआईआर के बाद पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना था, वो इन्वेस्टिगेशन न ज्वाइन करके लड़के के खिलाफ उन्होंने 16 दिन बाद एफआईआर लॉन्च करा। एक एफआईआर हो गई, फिर इनका भागना शुरू, पुलिस भूल गई। अब आप सोच लीजिए जेंडर इक्वलिटी है कि पुलिस भूल गई कि लड़की के खिलाफ एक एफआईआर ऑलरेडी उसने करा रखी है एक्सटॉर्शन की, और नई रेप की एफआईआर रजिस्टर हो गई और उनको अरेस्टिंग की तलवार लटकने लगी और वो भागे कर रहे थे। 15 दिन उनको छुपा के रखा था। ओके और मीनवाइल जब इन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई, पुलिस उस लड़की को बुला रही थी, वो लड़की सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के, चूड़ा पहन के उसके घर जाके बैठ गई कि मैं इससे लीगली वेडेड वाइफ। एक क्राइम उसने और करा, उसने लोकल पुलिस बार बार बुलाई। 112 का जो सच है, लोग कहते हैं 112 बुलाओ, 112 आपकी हेल्प करेगी, 112 नहीं है, उसकी कोई मदद नहीं हुई। फिर हम लोगों ने दीपिका नारायण भरद्वाज मैम दिल्ली में बैठती है, उनसे कांटेक्ट किया, ट्विटर के पोस्ट डलवाए। ट्विटर के पोस्ट डलवाने के बाद फिर
वहाँ की लोकल पुलिस एक्टिव हुई और उस लड़की को इवैक्यूएट करा गया। मैं बताओ, अब लड़का अगर आपके घर में घुस के बैठ जाऊँ 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे लिखूँ, इतनी देर में मेरे ऊपर कितनी FIR हो जाएगी? ऑफ कोर्स लड़की से ऊपर कुछ नहीं हुई। करो हाईकोर्ट में मैंने 156(3) नहीं डाली नीचे, तो डायरेक्ट हाईकोर्ट में आ गया, ललिता कुमारी की लाइट पे उसके खिलाफ एक और FIR ली, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया। तब जाके किसी तरीके से उस लड़के को हमने क्रिमिनल रिट के थ्रू प्रोटेक्ट कराया, स्टे ऑन अरेस्ट कराया, वो जाके बचाई। ये सारी घटनाएं ऐसी होती जिससे मेरा मन एकदम झकझोर गया कि बताओ मेरी नई नौकरी लग रही है, कोई भी लड़की इस तरीके से आएगी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएगी और मेरे साथ तो शादी कर लेगी। शादी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप जिससे चाहो उससे करो, जी बिल्कुल। फोर्सफुल तरीके से नहीं कर सकते ना। तो हमारे देश की जेंडर इक्वलिटी ये है। मैं सोच के हैरान हूँ, मतलब कि वो उसके घर जाके बैठ गई है एंड कोई वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। वो कंप्लेन कर रहे हैं बट कंप्लेन पे कोई सडन एकदम क्विक एक्शन नहीं है, इमीडिएट एक्शन नहीं है। कुछ नहीं, लोकल पुलिस बार बार आती थी, 112 में उससे सिर्फ एविडेंस क्रिएट करने के लिए मिलवाता था कि हमारे पास एक इवेंट आईडी तो आ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मैं लड़की मेरे खिलाफ FIR कर चुकी है, इवेंट आईडी आ जाएगी, कम से कम हम एक कोर्ट में एविडेंस तो बना सकेंगे कि हम वेरियस अटेम्प्ट्स ले रहे थे उस लड़की को बाहर करने के लिए। नहीं को पता चला वो वहीं कोई FIR लॉन्च करा दी थी जी, कह रहे थे कि मुझे जान से मारने की कोशिश करी थी, जबरदस्ती उठा लाए थे। ये सारी चीजों की। और किस केस में मैं पर्सनली लखनऊ से उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट गया, वहां के SHO से मिला, SHO से बात करके समझ में आ गया कि 50-60 हज़ार रुपए खा चुका है। CO से मिला, वहां के सर्कल ऑफिसर से, CO में मिली वक्त थी, क्योंकि CO और SHO में 1 स्टार का अंतर है, सफेद स्टार और पीले स्टार कुछ नहीं होता। CO की हैसियत कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता उसको। CO से मिला, CO से मुझे लगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, ये पढ़ा लिखा आदमी है, गस्टेड अफसर है, मैं उसको छोड़ दिया। एडिशनल के पास गया, एडिशनल उस दिन साथ थे नहीं। कप्तान साहब के बंगले पे गया, कप्तान साहब है नहीं। मतलब लखनऊ से मैं गया उस लड़के को प्रोटेक्शन के लिए, किस तरीके से उसको बचाऊं जी, कप्तान साहब है नहीं। तब एक आखिरी रास्ता बचा कि भाई ट्विटर का सहारा लो, ट्विटर के थ्रू ही कुछ होगा। फिर कप्तान साहब ने कहा कि साहब ये पोस्ट डिलीट करवा दो, ट्विटर वाला। मैंने कहा पहले लड़की को बाहर निकालो, मुकदमा लिखो, फिर डिलीट करवाएंगे जी। जब लड़की इवैक्यूएट हो गई तब हमने वो पोस्ट डिलीट करवाया। अब आप समझ सकते हो पुलिस की ये हैसियत है, लड़की से इतना डरते हैं कि हम हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा देगी। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आए को, एक तरफ खाली बैठोगे, खाली लड़की की सुनोगे, लड़के की नहीं सुनोगे। मैं कह रहा हूँ क्राइम अगर लड़का कर रहा है तो उसको मारो, जेल भेज दो, इन्वेस्टिगेशन करो प्रॉपरली, जेल भेज दो। अगर हम लड़की के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं तो हमारे मैटर में भी आप इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे जेल भेजो, वो अपराधी दूसरे जेल। बेसिकली इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप विमेन के लिए कोई लॉ प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हो और उनकी सुन रहे हो तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो और आप उतनी ही मेन के लिए भी वही लॉज बनाओ, वही चीज़ उनके लिए भी सुनो, राइट। तो वो इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के 2 पहलू है, एक तो मेन और एक विमेन। तो दोनों के लिए ही वो राइट्स, वो इक्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। सर वो एक मुझे भी एक ऐसा फील होता है, इवन मैं एक वुमेन हूँ तब भी मुझे वो चीज़ फील होती है, क्योंकि मैंने भी ऐसे कुछ केसेस सुने हैं। कुछ केसेस तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, बट ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जो वायरल नहीं होते, जैसे एक आपने बताया है। तो ऐसे तो पता नहीं कितने केसेस होंगे, कितने मैन होंगे जो अभी तक ये लड़ाई लड़ रहे होंगे साइलेंटली, या परेशान हो रहे होंगे, या फिर ऑफकोर्स कुछ सुसाइड करने की कोशिश की होगी, जैसे कई केसेस आए भी हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत दुखी हूँ मैं इस चीज़ के लिए। भी अप्रैल में एक आर्मी का बंदा है जी, उसने मेरे से कांटेक्ट किया, उसने मुझसे कंसल्टेंसी दिया, उसने मुझे कंसल्टेंसी फीस मेरी ऑनलाइन भेजी, मैंने उसको कंसल्ट किया 2 बार, उसने मुझसे कंसल्टेंसी जी। और दोनों बार उस बंदे ने कहा साहब मैं इतना परेशान हूँ कि मैं अब जान दे दूंगा। मैंने उसको समझाया वो कि मैं ये सब स्टेप नहीं उठा। मुझे अभी वो मई में पता चला है, नहीं वो अप्रैल में ही सुसाइड कर चुका था। वो आप समझ सकते, हनी ट्रैप का मेंटर, आर्मी का जवान, उसके खुद के 2 बच्चे हो रखे हैं, पता नहीं उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट थी या क्यों किसी महिला से चैट कर रहे हो, किसी महिला से क्यों बात कर रहे हो। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लड़का, बिल्कुल, कि आप, मैं सिर्फ महिलाओं को नहीं गलत कह सकता। अगर आपके मन में लस्ट जाग रहा है तो भाई अपनी बीवी के साथ जाके फुलफिल करो ना, यू आर मैरिड, एग्जैक्ट, तो तुम्हारा राइट है उसके ऊपर, उसका तुम्हारे ऊपर राइट है, क्यों इधर उधर जा रहे हो। उन्होंने इस तरीके के एक्स किए, उसने वीडियो कॉल पे सारी, और फिजिकल नहीं मिले थे, वीडियो कॉल पे रिकॉर्ड कर लिया, उसने कहा मैं वायरल कर दूंगी, पैसा दो, 5 लाख रुपए उसको दे चुके थे। अब आर्मी के सिपाही की सैलरी कितनी होती है जी, उसकी जिंदगी भर की कमाई रही होगी, 5 लाख रुपए उसने दे दिया, वो और मांग रही थी, उसने फांसी लगा ली। मुझे उसके भाई ने कांटेक्ट कैसे किया कि साहब आपके खाते में पैसे आए थे 2 लाख कंसल्टेंसी के नाम पे, अब इन्होंने क्या बात करी थी आपसे। मैंने कहा भाई दिन में 20 लोग कंसल्टेंसी लेते हैं, मुझे याद नहीं रहता कौन कौन ले, लेकिन अगर इसने मेरे से कांटेक्ट कर रखा हुआ आर्मी का बंदा है तो पक्का यह नहीं ट्रैप पे फंसा होगा, रेप का कुछ मैटर होगा। तो यही बाद में पता चला कि उनका कुछ एलिगेशन कोई महिला लगा रही थी, उसके अकाउंट में इतने पैसे जा चुके थे और यही सारी चीजें थी।
तो ऐसी चीजें भी हमारे पे। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि अभी तो कुछ केसेस आप बता रहे हैं जो केसेस अभी तक कोई सोशल मीडिया में न्यूज़ में है भी नहीं, बट ऐसे कितने केसेस होंगे, कितने लोग परेशान होंगे इन चीज़ों से। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम टॉपिक पे आते हैं लिव इन रिलेशनशिप के। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है अभी हमारी कंट्री के अंदर कि सो लिव इन रिलेशनशिप जो है ये लीगल है या नहीं है, यही सबसे पहले एक क्वेश्चन हम रखिए। पहली चीज अभी एक कहो ने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम फ्री विल से किसी के साथ रह सकते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है, अनैतिक है हमारे समाज के हिसाब से। और आप मेरी मम्मी से कहोगे कि मैं जाके लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ तो मेरे चप्पल पार। या अकॉर्डिंग टू कल्चर अगर हम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ले तो ऑफ कोर्स नो वन विल, हमारे पेरेंट्स भी चाहे कितनी ओपन सोच के हो जाए थोड़ा सा रहता है। एक इंडिया की जो ग्राउंड्स हैं, जो मॉरल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग तो इट इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, आप रह सकते हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत तगड़े हैं। ओके और इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लो आप, उत्तराखंड में यूजीसी आ गया, उसके साथ आप रजिस्ट्रेशन करा लो, प्रोटेक्ट हो जाओ। सो मींस इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप इज लीगल। सो नाउ व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट ये है कि वो एक लिव इन रिलेशनशिप में बीवी की तरह रहे आप, कि उसको आपने एक तरीके से बीवी के तौर पे ही रखा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लिखेगी। अब डोमेस्टिक वायलेंस अगर उस पर इंडिकेट हो गया तो डीबी में तो बहुत सारे राइट्स हैं लड़कियों को, आपके केस वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लेगी। प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर आपने ब्रीच किया, कहते हैं डीबी में ना बेल कराना है, ना जेल जाना है, ना कुछ है, ना क्रिमिनल है, ना सिविल है, कौशी क्रिमिनल, कौशी सिविल है। उस कंडीशन में उसने प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लिया, आपने ब्रीच किया, आप जेल गए। उसने मेंटेनेंस मांग लेना आपसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही हूँ, तो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहो, मेंटेनेंस तो मुझे। पता चला आप ₹1 नहीं कमा रहे हो और कोर्ट में आपने आके उसने मान लीजिए मेंटेनेंस का केस दाखिल कर दिया। आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि भाई मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। आप हो गए मैं कुछ नहीं करता जी, तो कोर्ट कहा कि भाई लिव इन में क्यों गया? आधी पत्नी तो तूने बना ली, जी तब आधा पैसा भी दे उसे, मेंटेनेंस देने का पैसा नहीं है तो क्यों लिव इन रिलेशनशिप में गया? फिर आप ग्राउंड लो कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो कोर्ट कहेगी जेल जाओ, या तो लेबर बन जाओ। डेली में जिस लेबरर भी अगर आप हो तो भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप का ये साइड इफेक्ट है कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और सबसे खास चीज उसमें तो एडमिशन हो गया, आप दोनों लोग साथ में थे, आप बंद कमरे में थे साथ में, जी एडमिट हो गया। अब वो तो रेप का केस भी आएगा, फॉल्स प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज भी आएगा। वो लड़की कहते कि जब मेरे साथ, मैं इनके साथ कंसेंट से रह रही थी, चलिए मैं इनके साथ कंसेंट से रह रही थी जब मेरा मन था इनके साथ रहने के लिए, जी लेकिन मेरा इनके साथ सेक्स करने का मन नहीं था, सेक्सुअल रिलेशनशिप फिजिकल इंटरपोज करने का मन नहीं था मेरा। जी इन्होंने मेरे साथ फोर्सफुल कर लिया। मैंने तो रहने के लिए कहा था ना, मैंने फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं कहा था। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंटरपोज भी अगर लड़की मना कर दे, जी उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। आप तो गए जेल में। तो बिल्कुल ये लिव इन रिलेशनशिप का सच है। तो मैं तो सबसे ही कहूँगा भाई दूर रहो यार, शादी कर लो लिव इन रिलेशनशिप में। कम से कम अगर आप दोनों लोग लॉयल को तो लिव इन रिलेशनशिप में जाने की जरूरत क्या है? शादी करो, कम से कम रेप केस से तो बच जाओगे, मेंटेनेंस दे देना उसको, जी बिल्कुल। सीधी सी बात। तो मतलब हम अभी भी हम जैसे लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहते हैं लोग जो तो हमेशा ना ये सुनने में आता है कि बिकॉज ऑफ कोर्स जो मेन की जो डोमिनेंसी है, फिजिकल जो डोमिनेंसी वो ज़्यादा होती है, उनकी जो फिजिकल कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर केसेस तो यही सुनने में आते हैं कि विमेन जो होती है उनके साथ गलत होता है, उनके साथ किसी का मर्डर हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ऐसे केसेस सुनने में आते हैं। तो ऐसा कोई केस आपको पता है जो लिव इन रिलेशनशिप का हो जिसमें मेन के साथ कुछ गलत हुआ हो, जिससे हम आइडिया लगा सके कि उनके साथ क्या क्या ऐसा हो रहा है? एक केस था, वीडियो में था, उसमें सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था, नाम नहीं लूंगा क्लाइंट का मैं, बहुत ज्यादा वायरल था, कई न्यूज चैनल्स में चलाया था उसको। अब उसकी बीवी उसको पता नहीं कौन सा क्या बोलते हैं यहाँ पे उसको, जिससे रोटी बेलते हैं, धमाधम उससे मार दी। अच्छा बेलन, हाँ ओके बेलन, सॉरी, ऑलराइट। इससे उसको मारती। लिव इन रिलेशनशिप में पहले थे, बाद में लेटर ऑन शादी करते हैं, उसके वीडियोस थे, वो मारती थी उसको मार मार के हाथ तक तोड़ दिया था। उस बंदे ने एक बार हाथ नहीं उठाया, सोशल मीडिया पे वायरल है वीडियो, ओके हाथ नहीं उठाया उसको। फिजिकल अब्यूज किसी के साथ भी कर सकते हो, देखो फिजिकल अब्यूज करने के लिए शारीरिक बाहुबल की जरूरत है। एक्चुअली ऐसी चीजों को हम मजाक में भी ले लेते हैं। अभी हम भाई जाओ पुलिस में कंप्लेन करने के लिए, कहेंगे क्या यार आ गया भाई, जी सीधी सी बात है, चल अपने घर जा रहे। और सबसे बुरा क्या ना, मान लीजिए मैं गया कि मेरी बीवी ने मुझे मारा, ठीक है, कहेगा अच्छा 85 किलो के वकील साहब को रोज जिम जाते, बॉडी बना रखी हुई है, और उसके बाद तुम्हारी बीवी ने तुमको मार दिया, हंसेगा। और मैं जब उसके पास जाऊंगा कि मेरी बीवी ने मुझे मारा, कहेगा बात क्या आदमी है, बीवी से मार खा के आता है, जी ठीक। जब मैं उसे मारूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे खिलाफ कानून है, जी ठीक है, मैं जेल जा सकता हूँ, पुलिस मुझे मार सकती है। जब मैं उसे मार के उसी पुलिस वाले के पास जाऊंगा, कहेगा बीवी को मार क्या है, अब तू जेल जाए।
बेसिकली ये सबकी मतलब जितने भी अथॉरिटीज़ है, पुलिस हो गई और जो भी हमारे लॉज है, जो हमारे लेजिस्लेचर है, सबको इस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए कि थोड़ा सा इक्वल प्रोटेक्शन दोनों जेंडर्स को मिलनी चाहिए। से बड़ा रोल जो है इन क्राइम्स को इंक्रीज करने में पुलिस का है, जी। क्योंकि उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। उन्होंने अगर मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, मैंने अपने वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करी या उसने मेरे साथ मारपीट करी या कोई फिजिकल अब्यूज हमने उसका किया, तो पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्पॉट पे जाए, स्पॉट पे जाके नक्शा बनाए, नक्शा नजरी बनाए, वहाँ आसपास के लोगों का बयान लेगा, वहाँ के विटनेसेस का स्टेटमेंट ले, जी। ठीक है, सैंपल्स कलेक्ट करे। पुलिस कभी भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पॉट पे जाती, वो स्पॉट पे नहीं जाएगी, नक्शा नजरी नहीं बनाएगी, लोगों के स्टेटमेंट नहीं लेगी। जब लोगों के स्टेटमेंट आप दोगे नहीं, स्पॉट पे जाओगे नहीं, थाने में बैठ के इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो कहाँ से आप क्राइम कंट्रोल कर पाओ? तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों की। अगर गर्ल ऐसे कंप्लेन करती है कि भाई ऐसा ऐसा आई वॉज इन लिव इन रिलेशनशिप विद दिस मैन एंड मतलब कि ऐसे कुछ कंसेंट के बिना हुआ या झूठे वादे किए, वट एवर शील कंप्लेन शी विल क्लेम, तो उस सिनारियो में क्या ऐसी कोर्ट उसकी बात सुन लेगी या फिर कोई प्रूफ या कुछ तो मांगेगी कोर्ट भी? उससे उसे कुछ तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। देखिए, जैसा कि आपने कहा ना कि अगर लड़की कंप्लेंट कर दे इस सिचुएशन में, तो लड़का क्या करेगा? ये लड़की को क्या एविडेंस की जरूरत पड़ेगी? लड़की को किसी तरीके की एविडेंस की जरूरत नहीं। जीरो एविडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर फॉर सच मैटर्स। जो भी हीनियस नेचर के क्राइम होंगे, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ललिता कुमारी का जजमेंट है कि आप इस मैटर में एफआईआर रजिस्टर करेगी, एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी और लड़का अरेस्ट भी हो जाएगा। ऑलराइट। उसको कोई एविडेंस नहीं। हाँ, कोर्ट की बात जो आपने की थी, कोर्ट में लेटर ऑन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल देखा जाएगा कि लड़की ने क्या एविडेंस दे रखी है, लेकिन इन मैटर्स में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा लड़के के ऊपर होगा। ओके। और सारी चीजों में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्टिकुलर पर्सन पर है जिसने हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के के ऊपर है कि वो गिल्टी नहीं है। तो मतलब लड़की को कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ेगा? माफ करना है, मैंने बोला था उसका स्टेटमेंट मोर देन इनफ है। उसने Okay. अच्छे से स्टेटमेंट दे दिया, 164 पे स्टेटमेंट दे दिया, उसने अपना चीफ अच्छे से दे दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन पे उसने अच्छे से दे दिया। कुछ नहीं होना, लड़का ले लेना है, कन्विक्ट होना है, पक्का कन्विक्ट। ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लग रही है सुन के ही। मतलब आई थिंक दिस इज अ क्रिमिनल मैटर, राइट? दिस इज द क्रिमिनल। तो क्रिमिनल मैटर में जो नॉलेज मुझे है उस अकॉर्डिंग तो जो पर्सन कंप्लेन करता है उसी पर्सन को ये चीज़ प्रूफ करनी होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है कि वो ये चीज़ प्रूफ करे कि सामने वाले पर्सन ने क्राइम कमिट किया है, राइट? तो फिर ये जब क्रिमिनल एक मैटर है तो इसमें इतना अलग क्यों? लेकिन एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ओके, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो गए, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उस एक्यूज पर होगा तो उसने नहीं कर रखा। ऑलराइट। आप कह दो कि राहुल आपने मेरे को डांटा, मैं कह दूंगा रिया मैंने आपको नहीं डांटा, ओके, तो मुझे मनाना ना कि मैंने नहीं डांटा। ठीक है, ये बात मैं समझ गई। बट एक और क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स में पूछती हूँ, मेरे पास अभी मेरे दिमाग में आया था दैट अगर जैसे कि दो लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो अगर उनका जो होता है इफ दे आर लाइक उनके बच्चे होते हैं, सो उस सिनारियो में क्या उनको उनके एक तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि उनके बच्चे लेजिटिमेट होंगे, माने जाएंगे या नहीं, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि उनको अगर वो लेजिटिमेट माने जाते हैं नहीं भी तो उनको प्रॉपर्टी में से राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो नॉर्मली लेजिटिमेट यानी जो मैरिड कपल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको मिलता है उस अकॉर्डिंग, उस तरीके से। बच्चे लेजिटिमेट होंगे, ओके, ठीक है। दो लोग भाई कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे, एक तरीके से रह रहे, वो डोमेस्टिक वायलेंस तक के केस फाइल करने के राइट्स उनको मिल गए, तो लेजिटिमेसी तो होगी, और बच्चे लेजिटिमेट होंगे। और प्रॉपर्टी में राइट तो 100% मिलेगा। वो किसकी प्रॉपर्टी में राइट लेगा? उसकी गलती नहीं ना इस दुनिया में। जी बिल्कुल भाई, वो अपने पेरेंट्स अल्टीमेटली वो माँ बाप ही तो उनको क्या वहाँ है, तो उनकी प्रॉपर्टी में उनका राइट है, पैसा लेगा, प्रॉपर्टी लेगा, जो कुछ भी होगा लेगा, लड़ाई भी करेगा माँ बाप से। तो अब थोड़ा सा लिव इन रिलेशनशिप के टॉपिक से बाहर आते हैं और बात करते हैं कि कोई भी केस होता है, अगर एक गर्ल, एक वुमेन झूठा केस फाइल करती है, फॉल्स केस फाइल करती है, अब ये बात स्टार्टिंग में नहीं पता होती, तो एक जो जिसके अगेंस्ट वो फाइल कर रही है, ऑफ कोर्स अ मैन, उसको क्या एक्शन लेना चाहिए उस टाइम पे? ये एक अवेयरनेस क्वेश्चन है और आई थिंक ये जानने की जरूरत है बहुत से लोगों को। देखिए, जब भी कोई लेडी आपके अगेंस्ट फॉल्स केस कर रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके उसके चैट्स होंगे। ऑलराइट।
चैट्स कभी भी मत डिलीट करना आउट ऑफ अफेक्शन जाके या लव में जाके कि नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा कभी नहीं काटेगी। आई ऑल्सो वांट टू आस्क कि आपने अभी चैट्स का नाम लिया, तो ये तो हो गए ना जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में अकाउंट होता है, तो क्या इज इट लाइक कोर्ट पे इनकी वेटेज होती है बिल्कुल प्रूफ की? है जो कि बिल्कुल ओके, आप उनको कोर्ट में लगा सकते हो। आपके पास रहेगा क्या? लड़के के तौर पे बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, चाहे वो 498 की एफआईआर आ रही है, चाहे ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ रहा है, चाहे ये फिजिकल एब्यूज का केसेस आ रहे हैं। जी। प्रूफ आपने ही करना है। तो चैट्स आपके हो गए, ऑडियो वीडियो मैसेजेस हो गए, आपका उसने थ्रेट कर रखा हुआ है, कोई ऐसा रिकॉर्ड, कोई ऐसी चीजें, वो सारी चीजें आपको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई फॉल्स केसेस कर रहा है तो फर्स्ट स्टेप क्या हो? अगर आपको पता है कि आपके अगेंस्ट फॉल्स केसेस आ रहे हैं तो पहला स्टेप आपका हमेशा होना चाहिए कि आप एफआईआर क्वेश्चन में हाईकोर्ट जाइए। ओके, एफआईआर क्वेश्चन में हाईकोर्ट जाइए। 528 बीएनएस से सब हो गया, पहले 482 सीआरपीसी हुआ करता था वो, ठीक है। आपने पता है कि केस झूठा है तो आपके पास डेफिनेटली उसके चैट्स होंगे। जिस दिन का घटनाक्रम उसने दिखाया होगा उस दिन आप कह रहे हो कि आपकी एग्जामिनेशन थी, आप उस लोकेशन पे थे नहीं, वो आप पर्टिकुलर आपका जो है अटेंडेंस शीट वगैरह प्रोड्यूस कर दो, आप अपनी लाके कोर्ट में लगा दो, ठीक है। बताओ जिस दिन मैं ये घटना दिखा रही है, जिस दिन का एलिगेशन लगा रखा है, उस दिन नहीं था वहाँ पे। एफआईआर क्वेश्चन में जाओ, आपको स्टे ऑन अरेस्ट मिले। और कई बार क्या होता है कि आप एफआईआर क्वेश्चन में गए, आप किसी रीजन की वजह से आपको स्टे नहीं मिला कोर्ट से, आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करो। ओके। एंटिसिपेटरी बेल बेसिकली, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, एंटिसिपेटरी बेल होती है जो हम अरेस्ट से पहले हम बेल ले सकते हैं। यानी कि अगर किसी को पता है कि उसके खिलाफ कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी या कोई केस होने वाला है जिसकी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, तो यू कैन अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल। जैसे ना मेरे दिमाग में एक केस था, ये मेरे को मतलब काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ के बारे में सोच भी रही थी कि मैं इस पॉडकास्ट में अपनी ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक क्वेश्चन लगा कि मैंने ये चीज़ मेरे खुद की एक लाइक नोन में कहीं थी कि लाइक शादी हो रही है, बारात निकली है, बारात पहुंच गई है डोर पे, एंड उस टाइम पे उस मोमेंट पे जो गर्ल होती है वो मना कर देती है शादी करने से। तो फिर अब मुझे तो सुनकर भी ये चीज़ बहुत गलत लगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ प्लान भी है आपका और अगर चलो उसने कुछ गलत किया तो दैट इज़ अनदर थिंग, बट उस केस में जितना मैंने समझा और सुना था कि दूल्हे ने कुछ, उसकी फैमिली ने ऐसी कोई बातचीत की थी जो कुछ गलत किया और कोई अननेसेसरी कोई रीज़न ही नहीं था मना करने का। तो इस सिनारियो में क्या कोई लॉ है या कुछ है, मतलब कि वो भी कुछ कर सके? बिकॉज रेपुटेशन जुड़ी होती है फैमिलीज की, ऑल वी आर बिलोंगिंग टू आर रेपुटेशन एंड कल्चर्स, तो आई थिंक देयर शुड बी कुछ एक्शन तो ले सकता होगा वो। आप बारात लेके गए, दरवाजे पे बारात खड़ी है, घोड़ी सज चुकी है, आप चढ़ जी। गए, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बतौर लड़का आपकी दंग नहीं है, आप कुछ कर दो। लड़की ने शादी करने से मना करा दिया, जी, उसकी फ्रीडम है भाई, उसने मना कर दिया मेरे को तेरे से शादी नहीं करना, कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो तो आप डैमेजेस वगैरह मांग सकते हो, रिकवरी वगैरह कर सकते हो, फ्रॉड का केस नहीं लिखा पाओगे, ओके। कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लो, लड़की सज चुकी है, दुल्हन बन चुकी है, आप वहां जा चुके हो और ऑल ऑफ सडन आप कह दो मैं नहीं शादी कर रहा तुमसे, पूरी बारात जेल जाएगी। मतलब कि अगर लड़का शादी के लिए मना करता है तो पूरी फैमिली मेंबर्स उसकी पूरे वो सब जेल जाएंगे अगर एंड मोमेंट पे शादी के लिए मना करता है। और लड़की अगर इस जगह पे मना करती है तो कोई एक्शन नहीं है, तो ये तो मतलब गलत है ना। मतलब यही इक्वालिटी कंट्री की ना, जो हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉस की बात करते हैं, यही इक्वालिटी हमारे कंट्री। वही बारात जेल जाएगी, सब कुछ जेल जाएगा और पैसा अलग से दोगे, पुलिस मारेगी अलग से। लेकिन लड़की यही कर देगी, कुछ नहीं होगा, चार गाली आप अलग से खाओगे, न्यूज चैनल पे आपको चलेगा, बेइज्जती अलग से होगी। तो एक ऐसे ना केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं और ये सबसे कॉमन केसेस है आज के टाइम में। और बीइंग अ वुमन मैं तब भी बोलूँगी क्योंकि मेरा जो है, सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। मैं फिर भी ये चीज़ बोलूँगी कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है कि कंसेंट के साथ एक रिलेशनशिप में एंटर करती हैं, फिजिकल रिलेशनशिप दोनों के बीच बनता है और उसके बाद जब कुछ बात बिगड़ती है, कुछ भी होता है, तो क्लेम करती है कि नहीं मेरी कंसेंट से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना था। तो उस सिनेरियो पे एक बॉय के लिए क्या बचता है, मतलब वो क्या कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है? नहीं कर सकता, जेल जाएगा। लड़की ने कह दिया कि इन्होंने मेरे साथ फिजिकल किया था, फिजिकल रिलेशनशिप बना, मैंने उस समय कंसेंट दी थी, लेकिन कंसेंट इन्होंने कैसे ली थी? अनडू इन्फ्लुएंस मिली, कोर्शन मिली, फियर मिली, फ्रॉड मिली, लड़का जेल जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। मतलब कोई अगर वो अपने आप को अपना साइड भी प्रूफ करना चाहे तो कोई तरीका? कुछ नहीं होगा। आप वही मैंने कहा, चैट्स रखो, पुलिस उस समय देखनी नहीं, पुलिस के सामने आप चले जाओगे, गिरफ्तार हो जाओ। एंटीसिपेटरी मेल ही ले सकता है ज्यादा से ज्यादा, और लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं। तो मतलब कि एक बॉय को सिर्फ
गर्ल की एक स्टेटमेंट के ऊपर पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, प्रूफ, एविडेंस, विटनेस, कुछ मतलब नहीं है। इन मैटर्स में अगर आप जेल से बाहर रहोगे तो ऐसा माना जाता है कि आप पीड़िता को प्रभावित कर दोगे, इन्वेस्टिगेशन को आप प्रभावित कर दोगे, एविडेंसेस को टेम्पर कर दोगे, तो पहले उठा के इसको जेल डालो, हम इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे। तो लड़का जेल जाएगा पहले। तो मतलब ये प्रोसीजर जो है करेक्ट है, ठीक है, एकदम करेक्ट नहीं है, लीगल है। ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं करेक्ट है। मेरा कहने का मतलब है आप कोई भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन करनी है, मैं कह रहा हूँ एफआईआर आप रजिस्टर कर लो, जी, एफआईआर रजिस्टर करो, किसी के को क्रिमिनल बनाना है बना दो, लेकिन पहले आप देखो तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर आपको लगता है, और वो भी पुलिस के पास ये राइट ना रहे कि पुलिस डायरेक्ट उठाए जेल भेज दे, जैसा कि अभी की डेट में, जी। आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उस इन्वेस्टिगेशन का वेरिफिकेशन हो प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद वो डिसाइड करे कि इस बंदे को जेल भेजना है कि नहीं भेजना है, तब देखिएगा फॉल्स केसेस रुक जाएगी, ऑल राइट, अदरवाइज ही चलता रहे। ओके। सो अगर हमने अभी इतनी सारी बातें ना उसकी करी है, मतलब कि मेन को लेकर, तो एक क्वेश्चन मेरा एक विमेन के लिए, फीमेल के लिए भी है। वैसे ये चीज़ें अभी तो इतनी अवेयरनेस है विमेन को कि अपने राइट्स के बारे में उन्हें पता है, बट स्टिल आई विल स्टिल कंसिडर दिस थिंग कि उनको नहीं भी पता, तो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब आफ्टर द मैरिज, जो कि ज़्यादातर केसेस आफ्टर मैरिज ही देखे जाते हैं, अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो वो कोई क्या क्या एक्शंस या फिर क्या केस कर सकती है अपने हस्बैंड या इन लॉज के अगेंस्ट, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो? देखिए, उसके साथ अगर गलत होता है तो 498 है, पूरी फैमिली को इम्प्लीकेट कर देती, ऑलराइट, मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से मांग लेगी, 125 डालेगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल कर देगी। ये उसके पास 3-4 केसेस का पैकेज है कि अगर उसके साथ मेंटल फिजिकल एब्यूज हो रहा है तो वो ये सारे केसेस कर सकते हैं। लेकिन इसके फिर वही बात आ जाएगी, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सारे केसेस हस्बैंड नहीं कर सकता, केवल वाइफ कर सकती। अभी मेरा एक जूनियर है, जी, करंट में ही इज वर्किंग विथ मी, उसका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया, मैट्रिमोनियल केसेस की वो बलिहारी बली चढ़ गया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसके पास ज्वाइनिंग लेटर था, ही वाज सपोज टू ज्वाइन पैरामिलिट्री फोर्स, जी, लेकिन उसकी सगी भाभी ने उसके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस में उसके भाई से विवाद था, क्योंकि उसने भाई का सपोर्ट कर दिया, तो उसने अपने सगे देवर के ऊपर रेप के एलिगेशन लगा दी। जी, तो हस्बैंड के ऊपर आप डायरेक्ट रेप के एलिगेशन लगा नहीं सकती, क्योंकि इंडिया में मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप अपने इन लॉज के अगेंस्ट रेप के एलिगेशन लगा सकते हो, ओके, और उसमें अरेस्टिंग होगी, जेल गया वो, और कैरियर चौपट हो गया। ये सारी चीजें भी है, बट ये चीजें गलत भी तो है। गलत है, जी, लेकिन अगर बट यू वांट टू इफेक्ट इन सम वे, अगर आपके साथ सच में हुआ है, मैं सच में गलत हुआ था हुआ है, तो ये सारे स्टेप्स उठाओ। बट अगर उसके जो ब्रदर इन लॉ है या कोई भी है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, मान लो कि फैमिली का एक मेंबर, उसका खुद का हस्बैंड खराब है, बट ब्रदर इन लॉ अगर एकदम सही पर्सन है तो? 498 में कंडीशन क्या है? जी, ब्रदर इन लॉ फैंटास्टिक पर्सन हो या ना हो, अब हम जब आपके पूरे परिवार को तबाह नहीं करेंगे तो आप हमें मोटा पैसा एलिमनी में दोगे कैसे? ओके, इसीलिए होता है, पूरी फैमिली को जब तक हम इम्प्लीकेट नहीं करेंगे, पूरी फैमिली को हैरेस नहीं करेंगे, कैसे दोगे? अब मान लीजिए तो ये चीज तो खैर वो हो गई ना कि लाइक अगर कुछ सच में उसने उसको एलिमनी निकलवानी है तो ये तो तब की बात हो गई, बट अगर सच में उसके साथ गलत हुआ है उस सिनेरियो में, सच में अगर उसके साथ गलत हुआ है तो भाई उसके पास राइट है, उसके लिए लॉस बने हुए हैं। आप मैंने बताया ना, 498 कर दो, 125 कर दो, डोमेस्टिक वायलेंस कर दो, पुलिस के पास आप कंप्लेंट फाइल कर दो, जितना कुछ आपके साथ गलत हुआ है उसके लिए आप केसेस फाइल करो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उन लोगों को जेल भेजेगी। ओके, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा वही जेंडर न्यूट्रल वाली बात, फिर मैं आ गया घूम फिर के, मैं मेरी सर्कल तो खत्म ही नहीं होती वहां से। अब हस्बैंड के पास कोई राइट नहीं, हस्बैंड के साथ का मेंटल अब्यूज नहीं होगा, फिजिकल अब्यूज नहीं होगा, होगा, उसने जेल जाना है। लेकिन अब इस कंडीशन में 498 की कंडीशन क्या है, उसमें लिखा गया मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी। मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी करने के लिए मेरा वहां प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। जी, लेट्स से मेरी बहन लंदन में रह रही, मेरी बीवी चाहेगी तो लंदन में वो रह रही है, उसका नाम यहाँ एफआईआर में होगा कि ये टेलीफोन में मुझे थ्रेट करती थी, नाम आ गया उसका, उसको लंदन से आना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, कई केसेस ऐसे हैं, मेरा एक क्लाइंट है जिसको जर्मनी से आना पड़ा था इसी 498 के केस की। आपसे बात करके मुझे समझ आ रहा है, ऐसे लगता है हमें चीज़ें नॉर्मल चल रही है, वी आर डेवलपिंग, बट डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे फेसेस हैं हमारे जो हमें जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। सो अब अगर हमने वुमेन की बात की है, कंप्लेन की, अब मेन पे वापस आते हैं हम, तो क्या एक मेन के पास राइट है डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन करने का? अगर उसको, जैसे आपने अभी बीच में एक केस बताया था कि वो बेलन से मार रही है उसे, ऐसा कुछ अगर उसके साथ होता है तो क्या वो कंप्लेन कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, ओके, जब लॉ है ही नहीं कि मैन के साथ क्रूएलिटी हो सकती है। मतलब वो एफआईआर लिखवाना चाहे कि मेरी वाइफ मुझे मारती है तो वो नहीं लिखवा सकता? लिखेगी नहीं पुलिस,
ओके मैंने कहा ना, वो कहेगा बीवी से मार खा के आ रहा, भाग यहाँ से। नहीं, ये पुलिस की बात है, बट लॉ के अकॉर्डिंग क्या? सेपरेटली डीवी की बात करो, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करो, कि डोमेस्टिक वायलेंस हस्बैंड नहीं हाथ ओके नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं मानती, पुलिस नहीं मानती, हमारी अथॉरिटीज नहीं मानती, लॉ मेकिंग एजेंसीज नहीं मानती कि हस्बैंड के साथ क्रूएलिटी हो सकती है। हम फिजिकली फिट हैं, हम उनसे फिजिकली हेल्दी हैं, तो हमको नहीं मार सकती, नहीं कर सकते। जाके क्रिमिनल केस कर दो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्रिमिनल केस सेपरेटली आप FIR लॉन्च करा सकते हो, लेकिन डीवी की बात करो, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करो, तो वो नहीं रजिस्टर होगा। आप मेल के केस में DIR नहीं बनने वाला, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं बनने वाला। अब मैं अगर थोड़ा सा नंबर्स पे आऊँ तो कितने ऐसे केसेस है, कितने परसेंटेज है केसेस के जिसमें गर्ल्स आर एक्चुअली विक्टिम, गर्ल्स यानी वुमेन सच में विक्टिम है, और कितने ऐसे केसेस हैं जो जिसमें कंप्लेन गलत यानी फॉल्स एक्यूजिशन के साथ गर्ल्स ने, लेडीज ने कंप्लेन की है अगेंस्ट द मेन और उनकी फैमिली की? देखिए, जितना मेरा अपना अनुभव है, जितना मैंने डेटा कलेक्शन किया और जितना पढ़ रखा हुआ, अलग अलग अथॉरिटीज डेटा रिलीज करती हैं, तो जो बहुत सारी जेन्युइन लड़कियां हैं वो तो FIR कराई नहीं पाती, तो उनका रिपोर्टेड डेटा तो है नहीं। जी। जो सच में विक्टिम है वो उनका आता ही नहीं है। उसमें से 10% मान लीजिए कोर्ट चली गई, पुलिस स्टेशन चली है, उनकी FIR लॉन्च हुई, उसमें से 90% केसेस फॉल्स निकलते हैं। ओके डोमेस्टिक वायलेंस का भी आपसे बात करने से पहले कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था 498 और डोमेस्टिक वायलेंस के स्टेटस के बारे में। 65% केसेस जजमेंट तक पहुंचते नहीं है, पहले ही सेटल हो जाते हैं पैसे लेके। ओके कोर्ट भी कहती चलो यार, पति पत्नी का मैटर है, कंपाउंड कर दो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको इतना पैसा दे दो, निकाल दो, किनारे हटो, म्यूचुअल फाइल करके दोनों लोग शादी कर लो सेपरेटली। तो 65% जो रिपोर्टेड डेटा है जजमेंट तक आता ही नहीं। और मेल की अगर बात करूं तो फिर मेल के लिए कुछ है ही नहीं। जब हमारी FIR नहीं रजिस्टर हो सकती तो हमारा डेटा कहाँ से आएगा? ऑलराइट, सो एक और क्वेश्चन है, कैन अ हस्बैंड डिमांड मेंटेनेंस? सुनने में ही ऐसा लग रहा होगा कि मतलब कि आदमी को क्या ज़रूरत है, बट नहीं, स्टिल आज के टाइम में इस क्वेश्चन की बहुत बड़ी रेलेवेंस है, क्योंकि इंडिपेंडेंट दोनों इंडिपेंडेंट है, बोथ लेडीज एंड जेंट्स दोनों इंडिपेंडेंट है। एक शादी में भी दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं आजकल, ऐसे बहुत लाइक होते हैं हाउस वाइफ भी, बट स्टिल जहाँ तक हम देखते हैं कि दोनों ही वर्किंग होते हैं। सो कि जो मेन होता है वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, वो बोल सकते हैं कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। सीधी रहती है बताते हुए, मेंटेनेंस बिल्कुल आदमी मान सकता है, लॉ है ऐसा। मैंने खुद अपने क्लाइंट का मेंटेनेंस का केस फाइल भी करवा रखा है, सिर्फ उसकी वाइफ को हैरेस करने के लिए। मैं जानता हूँ कोर्ट मेंटेनेंस उसको देने होने वाली थी, लेकिन सिर्फ हैरेसमेंट करने के लिए। मेल मेंटेनेंस बिल्कुल मान सकता है, लेकिन आप मेंटेनेंस किस मुंह से मांगोगे? को आपने मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, जजेस आपके ऊपर हंसे नहीं, यार बीबी से पैसा चाहिए तेरे, नहीं हंसना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हंसते हैं, सच में हंसते हैं। ऑलराइट, सो मतलब कि वो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा उसमें। मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, मान तो सकते हो, मिलेगा कुछ नहीं। मैंने बताया ना, मैंने अपने क्लाइंट का 2 साल पहले फाइल कराया। बट ऐसा लॉ मैंने सुना है कि अब तो ऐसा पास हो गया है ना कि वो उससे मिल सकता है, टाइकिस है। लॉ से नहीं, बहुत पहले से लॉ था, बहुत पहले से था, लेकिन मेंटेनेंस वो दूर की कौड़ी आदमी के लिए मिले हो, लेगा कुछ हैरेसमेंट करना हो, परेशान करना हो, हर डेट दोस्त को बुलाना, तो फिर फाइल करो, हम लोग फाइल करा देते लॉयर से। मतलब बेसिकली यू आर टेलिंग द ट्रूथ कि लॉ के बाहर भी जो दुनिया है उसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत मुश्किल से मिलती है। और राइट में हम लोग रहते हैं तो लगता है ना कि हम लोग वहां जाएंगे कोर्ट में, कॉलर बैंड पहनेंगे और तारी तोड़ दे के। जी जी। यहाँ वो पता चलता है रियलिटी के, किताब कुछ नहीं है, यहाँ पता चलता है कि जो एक एप्लीकेशन है वही बहुत बड़ी चीज। तो ये केस है एक जो मैंने सुना था, अब आई डोंट नो कि कितना रेलेवेंट क्वेश्चन होगा, कि अगर कोई वाइफ है जो अपने लाइक इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती अपने मैट्रिमोनियल हाउस में, और अगर वो डिमांड करती है कि मुझे रेंटल हाउस में रहने दो अलग से, या तो हस्बैंड के बिना या साथ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो इज इट पॉसिबल? हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस में एक कंडीशन है, वाइफ ने राइट है रेजिडेंशियल राइट का, मैट्रिमोनियल होम में वो रेजिडेंशियल राइट क्लेम कर सकती। अब आपको मैट्रिमोनियल होम में रेजिडेंशियल राइट मिली है, वो तो जज साहब से कह देगी ये तो जी मेरे को मारते हैं, सब मिलके मारते हैं मुझे, तो जज साहब कहेंगे ऐसा, इसके लिए रेंटेड डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करो। रेंटेड कौन भरेगा? उसका हस्बैंड भरेगा, चाहे उसकी बीवी उसके साथ रहे या ना रहे, वो रेंटेड डॉक्यूमेंटेशन लेने की राइट रखती है। हस्बैंड को उसको किराया देना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। और अब मान लीजिए हस्बैंड कहता है कि मैं वहां जाके तुम्हारे साथ रहूंगा, या इन लॉज कहते हैं मैं तुमसे मिल जाऊंगा, बच्चे से मिल जाऊंगा, वो नहीं चाहती मिलने आया, प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लेगी, किसी की दम नहीं, चला जाएगा तो जेल जाएगा। सो एक क्वेश्चन है मेरा, इज देयर एनी डायरेक्ट अरेस्ट अंडर IPC सेक्शन 498A? नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट पहले हो जाती थी। पहले सब पुलिस वाले क्या करते थे
आपकी FIR रजिस्टर हुई, पूरे घर वालों को गिरफ्तार कर लेते थे, घर में कोई नहीं बचता था, सब अरेस्टिंग हो जाती थी, मिसयूज बहुत ज्यादा लॉ का हो गया था। अरनेश कुमार का जजमेंट आया कि 7 साल से जो कम के अपराध होगी, जिसमें 7 साल से कम की सजा होगी, उसमें अरेस्टिंग डायरेक्ट नहीं होती। तो अब इसमें डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होती, लेकिन FIR रजिस्ट्रेशन होने के बाद पुलिस के पास इतनी शक्ति है कि वो कभी भी किसी भी मोड़ पे उठा सकती। पुलिस कह देगी ये इन्वेस्टिगेशन से कंप्लाई नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन आके नहीं फाइल कर रहे हैं, विटनेसेस को टैंपर कर रहे हैं, एविडेंसेस को टैंपर कर रहे हैं, हम इनको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। तो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, 490 की एरिया में बात करूँ, FIR रजिस्टर होती है, तो बिना प्रोटेक्शन ऑर्डर के कोर्ट के, चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो, चाहे स्टे ऑन अरेस्ट हो हाई कोर्ट से, या आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो, बिना उसके पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। नहीं तो 3 दिन 2 दिन बिठा के रखते हैं। रियलिटी है जी कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस नहीं रख सकती, लेकिन 3 दिन नहीं 4 दिन बिठा के रखती। और थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि 490A में कवर क्या क्या होता है? बेसिकली मेंटल फिजिकल क्रुएलिटी कवर होती है कि जो भी वाइफ के साथ क्रुएलिटी होंगी हस्बैंड और उसकी फैमिली के द्वारा, यदि कि वाइफ के इन-लॉज के द्वारा, तो उनके अगेंस्ट वो केसेस फाइल कर सकती है, चाहे उसमें 1 लोग हो, चाहे उसमें 10 लोग। तो अब इसी से 490A के रिलेटेड ये एक और क्वेश्चन है कि अगर 490A के रिलेटेड अगर कोई केस हो जाता है जिसमें लाइक फॉल्स केस है या कुछ भी है, तो अब अगर प्रूफ करना हो आपको, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? अगर आपको अवॉइड करना है वो केस कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो कौन से प्रूफ इम्पोर्टेंस रखेंगे कोर्ट के अंदर? कोर्ट किस टाइप के प्रूफ को ज़्यादा वेटेज देगी, मानी? सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस। शादी करके आए हो आप भाई, अपने घर में CCTV लगाओ, इसकी एंट्री किसकी एग्जिट हो रही। कई बार क्या होता है कि वाइफ अपने मायके जा रही होती, जी ऑल ऑफ सडन वो आपको बिना बताए चली गई, जी सूटकेस पूरा भर के लेके चली गई, सारी ज्वेलरी लेके चली गई, सारा पैसा आपका लेके चली गई, मायके में बैठ गई, वहां से उन्होंने FIR लॉन्च कराई थी, उन्होंने मेरा सारा स्त्री तक किया जी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सोच नहीं है कि वाइफ आपका सारा ज्वेलरी और सूटकेस वगैरह लेके जा चुकी है। एटलीस्ट आपके पास CCTV लगा हुआ है, घर से निकल रही है, सूटकेस जा रहा, वो दिखेगा। ऐसा केस है मेरे पास जिसमें वाइफ टोटल शादी कली है 35 डेज, 498 का बता रहा। अभी रिसेंट मैंने फाइल किया, वो स्टे ऑफ अरेस्ट है सबका, और इन लॉज के ऊपर रेप के भी एलिगेशन है उसमें। अब आप सोचिए टोटल 35 दिन की शादी, उनको 55 लाख में बैठी, ओके 55 लाख की डिमांड है उसकी। तो आपके पास फोटोग्राफ, जो भी आप उसको कहीं पे अच्छी ट्रिप पे लेके गए हो, वो फोटोग्राफ्स रखो कि मैंने इनको, क्योंकि वही मेंटल फिजिकल क्रुएलिटी। आप उसको हनीमून पे लेके गए, अब्रॉड लेके गए, वो टिकट्स की बुकिंग रखो, होटल बुकिंग रखो, फोटोग्राफ्स रखो, आपने उसको कोई गोल्ड दिलाया उसकी रिसीट रखो, आपने उसको कोई ज्वेलरी दिलाई, कहीं घुमाने लेके गए, पिकनिक पे लेके गए, फैमिली सेलिब्रेशन हो रहा है, वो सारे फोटोग्राफ्स रखो, वो लगाओ कि देखो हमारे घर में इतने दिन थी, इतना कुछ थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन इन्होंने FIR लिखा। सबसे बड़ा ग्राउंड होता है कि डिले इन FIR, आप उसी पे निकल सकते हो, बाकी एविडेंस आप लाओगे कहाँ से? आप तो ट्रस्ट कर रहे हो जी, उसके साथ गए रहो, कहाँ से लेके आओगे एविडेंस? तो जैसे मान लीजिए वो आपके साथ 2 साल 3 साल रह गई, तो वो 3 साल का रेगुलेशन है कि 498 में कि 3 साल बाद आप नहीं लिखा सकते हो किसी घटनाक्रम को लेके, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस 3 साल वो दिखा देगी मेरे साथ इस टाइम पे। घटना के 3 साल बाद के बाद नहीं लिखा सकते, लेकिन वो दिखा देगी आज कर दिया इन्होंने, ये कल कर दिया, या जिस दिन से शादी हो गया उस दिन से कर दिए, तो उसमें कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी। तो डिले पे ही आप लड़ सकते हो। डिले इन FIR जो होता है वो बहुत बड़ा ग्राउंड होता है आपको रिलीफ दिलाने के लिए। ओके इतना लंबा टेन्योर तो रह रही थी मेरे साथ कोर्ट में, आप पूछोगे आपकी बेल एप्लीकेशन में लग रहा हो कि इतने लंबे समय से थी, इनको प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने तुरंत 112 क्यों नहीं बुलाया, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई, अपने इन लॉज को क्यों नहीं बताया, या अपने मदर को क्यों नहीं बताया, FIR लिखाने में इतना डिले क्यों कर दी? यही एक ग्राउंड बचता है, कुछ बचता नहीं हस्बैंड के पास। ऑलराइट, तो अब ऐसे कौन से एविडेंस हो सकते हैं किसी भी केस में जो एक पर्सन को, यानी स्पेसिफिकली वील टॉक अबाउट मेन, कि उनको डायरेक्टली जेल भिजवा सकते हैं? ऐसी एविडेंस, पहली चीज तो लड़की का स्टेटमेंट, ओके चाहे 498A की बात कर लूँ, चाहे उधर वाले जो मैंने पहले डिस्कशन किए हैं उधर की बात कर लूँ, जो या उसने मान लीजिए एनी काइंड ऑफ क्रुएलिटी केसेस, DV केसेस, या जो कुछ भी केसेस ऐसे। सबसे इम्पोर्टेंट गर्ल का स्टेटमेंट ये, उस स्टेटमेंट को जजेस बहुत कायदे से कंसिडर करते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं जी। और एक्चुअली बात क्या होती है, जब जजेस जो होंगे उनकी एज 50+ होगी, सबकी अपनी बेटियां होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा उनका झुकाव हो जाता है कि मेरी बेटी के साथ भी ये सारी चीजें हो सकती, तो वो स्टेटमेंट को ज्यादा कंसिडर करते हैं।
हाँ जी। और बाकी आपने मान लीजिए वाइफ है आपका, हॉट टॉक हो गया है, आपने उसको व्हाट्सएप पे गाली लिख के भेज दी, ठीक है, वो एविडेंस हो गया। ओके। तो अपनी वाइफ को कैजुअली थोड़ी ना लेना, सीरियस रिलेशनशिप में हो तो सीरियस ही रहो। उसको गाली व्हाट्सएप पे मत भेजो, देना तो चुपचाप बंद कमरे का दे। जी, मतलब कि हर चीज़ होते हैं ना, फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं, चाहे कितना भी अच्छा आपका रिश्ता हो, चाहे आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब आपने जो इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे केसेस बताए ना, उसके बाद तो मैं भी थोड़ा सा सोचूंगी घर पे बैठ के आराम से कि आजकल हो क्या रहा है। मतलब ये क्वेश्चन आप मेरी तरफ से समझ लीजिए, और आई थिंक ये बाकी लोग भी पूछना चाहते होंगे पॉडकास्ट देखने के बाद तो एटलीस्ट, कि इतनी सारी चीज़ें जो इतने सारे आजकल फॉल्स केसेस हो रहे हैं, इतना सब कुछ गलत हो रहा है दोनों जेंडर्स के साथ ही, तो क्या सेफ है शादी करना? वैसे सेफ तो नहीं है, लेकिन मैं तो कर रहा, शादी करना सेफ नहीं है, रिस्की है। जी शादी मान लीजिए शादी कर ली मैंने, उसने 1 रुपए नहीं दिया मेरे, जी उसने कह दिया मेरे फादर ने दान दहेज अपनी हैसियत से बढ़ के दिया, जी ठीक है, FIR रजिस्टर हो गई मेरे खिलाफ, मेरे फैमिली के खिलाफ। अब जितना उसने लिख रखा हुआ है, जब मैं जाऊंगा FIR क्वेश्चन में तो मुझसे जजेस कहेंगे अच्छा आपके ऊपर तो लगाया हुआ कि 50 लाख रुपए उसके फादर ने दे रखा हुआ है, दान दहेज 50 लाख रुपए दिया हुआ है, जी ऐसा करो मीडिएशन के लिए 5 लाख रुपए जमा कर दो। जी। मुझे 5 रुपए नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे मीडिएशन में 5 लाख रुपए जमा कर। बट उस सिनेरियो में उसको जो गर्ल होगी उसको कोई प्रूफ तो अटैच करना पड़ेगा ना। अच्छा 1% प्रूफ नहीं करना है, उसने FIR लिखाना है और मेरे ऊपर FIR हो जाना, और मैं पुलिस से बचने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर ना लगाने पड़े, इसलिए मैं कोर्ट जाऊंगा तो मैटर मीडिएशन में भेजा जाएगा, मीडिएशन में 5 लाख मेरे को जमा कराना, वो 5 लाख किसको मिलेगा? मेरी बीवी को मिलेगा कि वो मेरे खिलाफ केस लड़े उससे आराम से, मेरे पैसे से मेरे खिलाफ दायर करेगी और उसी पैसे से वो लड़ेगी और मेरी बात बजाएगी। ये कंडीशन है, क्यों शादी करनी पड़ी? जिसको सिंपल सी बात है, मैं लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ, लाइटर नोट नहीं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप लंबा रहा है, आप किसी के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो, तो भाई उसके साथ सच में न्याय करो, उसके लिए ट्रू रहो। क्यों रहो? आपने किसी के साथ 10 साल बिताए, आपको उसके एक एक प्रो कॉन्स पता है कि मुझे गुस्सा कब आएगा या उसको गुस्सा कब आएगा, पता है बिल्कुल। अगले आदमी को समझने में जिंदगी के आपके 10 साल लग जाएंगे, जिसको आप 10 साल पहले समझ चुके हो उसके साथ चुपचाप चले जाओ, हंसी खुशी शादी करके जिंदगी बिताओ। और ये सारे केसेस तभी बढ़ रहे हैं जब पेरेंट्स ये होते हैं ना, अपनी झूठी शान बचाने के लिए शादी कर देते हैं जी। और इंटरकास्ट लड़ाई होनी है, कुछ लड़ाई होनी है, सारी चीजें होती, लोग डिस्टर्ब हो जाते कि नहीं मेरे को इनसे अपनी जात में जाके शादी करनी। लेकिन जब वही उनका कपल का लड़ाई झगड़ा होगा, लड़की का विवाद होगा या लड़के का विवाद होगा, तो कहेंगे जहां मेरा बेटा कहेगा, जहां मेरी बेटी कहेगी अब मैं उसकी शादी करा दूंगा, वकील साहब एक बार इनको निकाल दो जी, पहले समझ जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी मतलब ये आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बताना है, चाहे विमेन हो या मेन हो, क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए या तो बिफोर गेटिंग मैरिड और स्टेइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप, और इवन इफ दे आर डेटिंग, लाइक वो सिर्फ मिल रहे हैं कहीं या फिर एक दूसरे से कहीं बातचीत कर रहे हैं, इवन दे आर टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप। सो इन सारे सिनारियोज में क्या क्या प्रिकॉशंस उन दोनों को ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एक कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि मेन सिर्फ सेफ नहीं है या वुमेन सेफ नहीं है, दोनों के ऊपर इक्वली एक प्रॉब्लम है कि कोई भी कभी भी गलत निकल सकता है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेके रखने चाहिए कि उनको आगे चल के अगर कोई बात ऐसी होती भी है, कोई केस वगैरह के अंदर अगर उनको आना पड़ता है, कोई क्लेम कर देता है दूसरा पर्सन, तो वो ये सारी चीज़ें शो कर सकते हैं, और दूसरा उनकी खुद की पर्सनल सेफ्टी के लिए भी वो चीज़ें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैं बात करूँ ना, फिर होगी तो बहुत बात मैंने पहले कहा, लेकिन लड़की भी लेकर है ना कि आप फिजिकली क्या इतना कह दो कि कंधे से कंधा मिला के चलना, नहीं मजबूत हो आप। आपको अगर कोई लड़का बोल रहा है कि पर्टिकुलर पब में इतने बजे आ जाओ, रात को आ जाओ, आपने नहीं जाना थे जी, पहले उसको बातचीत करो, उसको समझो, उसको जानने की कोशिश करो, उसका आधार कार्ड मांगो, ऑफकोर्स आधार कार्ड UDI से चेक करो, उससे OTP मांगो, तुम्हारा OTP दो मेरे को। ये बात उसके लिए आप कह रहे हैं राइट, जो आजकल सोशल मीडिया पे इंट्रैक्शन चल रहा है, लड़के अपनी आइडेंटिटी छुपा के कितनी लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, उनका मिसयूज करते हैं, एक नहीं 10 के साथ। इवन मैंने ये सब चीजें आजकल जो डेटिंग ऐप्स आ गए हैं ना, मैंने उन सब चीजों से भी ये चीजें काफी ज्यादा राइज हो रही है। डेटिंग एप्स तो पूरा का पूरा स्कैम है, जो दोनों स्कैमर्स बैठे हैं, लड़की भी लड़के भी बैठे हुए हैं। आपको बुलाएंगे एक लोकेशन में, गुड़गांव में पूरा एक कल्चर है, मैं बता रहा हूँ, वो आपको पब में बुलाएंगे, बुला के भी बुलाते हैं, लड़के भी बुलाते हैं,
अपने पसंदीदा पब में बुलाएंगे, वहां पे आपके साथ ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक करने के बाद फिर आपसे बिल पे करवाएगी। जी बिल कितना आएगा? 60,000 70,000। 2 पैक का 60,000 बिल आएगा। आप दो लड़ाई करने लोगे, फिर वो होटल वाला उसको पीटेगा, फिर वहाँ पैसा देगा, पैसा नहीं देगा तो हम कंप्लेंट लिखा देंगे जी। लड़कियों के सीन में हो जाएगा, लड़कों के सीन में भाई उसका साथ कुछ भी हो सकता, क्योंकि आप फिजिकली कमजोर, मिशन सी बात है, मानो या ना। जी बिल्कुल। ये सेफ्टी फर्स्ट। आप उसकी आइडेंटिटी को देखो, उसका आधार कार्ड वेरीफाई करो। अगर आपको सच में रिलेशनशिप में जाना है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चलो, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये पता करने की कोशिश। दोनों साइड्स राइट। लड़कों का क्रिमिनल रिकॉर्ड आराम से पता चल सकता है, जी ठीक है, क्योंकि डेटा अवेलेबल हो जाएगा। लड़कियों का नहीं पता चल सकता। लड़कों के ये डाटा कंपैरिजन में नहीं, कंपैरिजन में नहीं, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी होगा, विक्टिम की आइडेंटिटी नहीं रिलीज करनी, लड़की विक्टिम हो गई, उसकी आइडेंटिटी रिलीज करनी, उसने कितने के खिलाफ एफआईआर लिखा रखी है, इस तरीके से कितनों को उसने एलिगेशंस लगा रखे हो, मल्टीपल एफआईआर लॉन्च करा सकती। तो लड़की का नहीं डेटा मिलेगा, लेकिन लड़के का तो मिल जाएगा। तो आप पता करो। लड़की को तो सिर्फ आप बातचीत से जान सकते हो, और कोई आपके पास रास्ता नहीं। ओके। स्टिल फिर भी एक फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोनों ही साइड से, कि हम लाइक जान सकते कुछ तो जाने से। खेल अभ्यास बस वाला सा खेल अपब्रिंगिंग का, जैसे बैकग्राउंड में आपके माँ बाप ने आपको रखा है, आप उसी तरीके के एक्ट करेंगे, ये रियलिटी। और जैसे आप फॉर एग्जांपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और इवन आफ्टर मैरिज यू आर स्टेइंग इन अ सेम हाउस, सो लाइक व्हाट आर द प्रिकॉशंस इवन द हस्बैंड वाइफ आल्सो हैव टू कीप। क्योंकि क्या होता है कि हम प्यार करते हैं जिन पर्सन से, हम उनके साथ दिमाग नहीं लगाते, हम ये नहीं सोचते कि ये पर्सन कल को जाके कुछ गलत करेगा। लेकिन मैं ये चीज़ें इतना देख चुकी हूँ ना, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम द लॉ फील्ड, कि बात बिगड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। कोई बात चुप गई, कोई हीट ऑफ द मोमेंट पे आपने डिसीजन ले लिया कि अच्छा अब तो मैं ऐसा करके ही दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, एंड फिर बस कोर्ट के चक्कर काटना शुरू हो जाते हैं, या फिर कोई क्राइम हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो क्या चीज़ों का क्या एविडेंस ऐसे रखे जो हमेशा होने ही चाहिए, चाहे आप कितना भी खुश हो साथ में या दुखी हो साथ में, यू शुड हैव दीज थिंग्स लाइक। कॉशियस हो, शादी कर रहे हो तो मेल्स के लिए क्या है कि आपको सिंपल दी बात है, अपनी वाइफ से और अपने फादर इन लॉ से ईमेल ले लें, वो मैसेज ले लें कि भाई जो कुछ भी आप दे रहे हो अपनी बेटी को दे रहे हो। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि कार जो गिफ्ट आती है, वो कार लड़की के नाम पे रहती है, या लड़का ईएमआई कर रहा होता है उस कार की 50%। उन्होंने मान लीजिए दे दिया, ड्रेस को लड़का ईएमआई कर रहा है, वो दिखा देने की हमने दे रखा हुआ, फंस जाए तो। सिंपल सी बात है, आप एक ईमेल ले लो, एक मैसेज ले लो। अगर दोनों लोग सच में आप लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक मैसेज करने में क्या दिक्कत है? ये हम जो कुछ दे रहे हैं विलफुली दे रहे हैं, हंसी खुशी से दे रहे हैं, उन्हें हमसे कुछ नहीं मांग, क्योंकि दहेज लेना देना दोनों अपराध है। कितने लड़की वालों के ऊपर एफआईआर हुई आज तक? बड़ी बताओ, एक सिंगल एफआईआर नहीं होगी लड़की वाले के ऊपर जहां वो खुद एफआईआर में ही अपने एडमिट करते कि मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया। जब तुमने दहेज दे रखा हुआ डीपी एक्ट में साफ साफ है, लेना देना दो अपराध, लड़की के ऊपर भी नहीं होती जी। तो सिंपल सी बात है, आप ईमेल एक ले लो। लड़का भी जो उसको ज्वेलरी दे रहा हो, सारी चीजें दे रहा है, वो लड़की का स्त्रीधन हो गया। लड़की को भी ये कोई ईमेल कर दे कि भाई मैं इस पे क्लेम नहीं करूंगा, मैंने जो तुझे दे रखा है 8-10 लाख 5 लाख की जितनी हैसियत है मेरी ज्वेलरी दे रखी, वो तेरा स्त्रीधन है, तू रख। जो तूने मुझे दे रखा है, तेरे फादर ने दे रखा है, वो मेरा, मैं रखूंगा। जी ले लो ईमेल ना, मैसेज ले लो, क्या दिक्कत? ये सच में रिश्ता निभाना है। जी अगर कॉन्स्पिरेसी करनी एक दूसरे के साथ तो मत दो, जी बिल्कुल। अगर नहीं दे रहा तो रेड फ्लैग है, मसा नहीं दो। सो बेसिकली लाइक अब हम ये पॉडकास्ट जो है, हमने जो पूरा आप सब कुछ आज डिस्कस किया इस पॉडकास्ट में, तो हमारा मेन मोटिव ये है, देखो जो मेरी थिंकिंग जो है कि एक टाइम था जिस टाइम पे जो गर्ल्स थी उस टाइम पे उनको डोमिनेट किया जाता था, ठीक है, बहुत डोमिनेशन सहा है विमेंस ने। लेकिन आज चीज़ें चेंज हो गई हैं, या कह सकते हैं आप फ्लिप होती जा रही है, राइट। सो पहले जो था, जब विमेन के पास कोई अधिकार नहीं था, कोई राइट नहीं था, तो उनको सोसाइटी के अंदर उनके साथ बहुत गलत होता था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने, लेजिस्लेचर ने मिलके, सब ने मिलके उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन, उनको कुछ राइट्स दिए और कुछ लॉस बनाए उनकी प्रोटेक्शन को लेकर। जो आज भी रिक्वायरमेंट है, लॉस जो उनकी प्रोटेक्शन को लेकर है, वो आज भी ज़रूरत है। क्योंकि बीइंग अ वुमेन, इफ़ आई विल से कि दैट आई एम फीलिंग वेरी सेफ, तो नो, मैं अभी भी ये नहीं कह सकती मैं रात के 12-1 बजे बाहर जा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो सोसाइटी का दूसरा पार्ट है, मेन,
उनकी बात करें तो वो भी कुछ साइलेंट बैटल ऐसे लड़ रहे हैं जिनको कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई समझना नहीं चाह रहा है। थोड़े बहुत एक दो ये तो सुसाइड हुआ कि कोई किसी की डेथ हो गई तो हमें कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, वरना हमारे पास कितने केसेस हैं जो सामने, या फिर 0% केसेस है जो सामने ही नहीं आते। कुछ तो आप ही बता रहे हो, और ऐसे और बहुत से एडवोकेट्स होंगे जो उन केसेस से डील कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे मैन भी होंगे जिनके पास इतना भी नहीं होगा कि वो अफोर्ड कर सके एडवोकेट, या फिर वो इन चीज़ों से डील कर सके, इस प्रेशर को, इस ट्रॉमा को झेल सके, या फिर झेल रहे होंगे बट कुछ बोल नहीं रहे होंगे क्योंकि उनको भी पता है, जैसा आपने बताया, कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनकी बात पे बिलीव नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा। सो बेसिकली इस पॉडकास्ट का जो एम है वो ना कि सिर्फ विमेन की साइड लेना या मेन की साइड लेना, जेंडर बायस को रोकना है। यानी कि हम दोनों साइड्स को एक साथ देखना चाहते हैं, इक्वालिटी में देखना चाहते हैं। अगर विमेन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो मेन को भी उतनी ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जो लॉज है सिर्फ विमेन के लिए नहीं, मेन के लिए भी होने चाहिए। जितनी सीरियस हम विमेन की कंप्लेन को लेते हैं उतना ही सीरियस हमें मेन की कंप्लेन को भी लेना चाहिए। अगर कोई मेन कुछ भी कंप्लेन कर रहा है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को भी अलर्ट रहना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अलर्ट रहना चाहिए, और हमें इन बातों को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। ये बातें सीरियसली लेने वाली है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला, इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम और भी चीज़ों पे आपसे इसी तरीके से बात करें। वैसे मेरे पास क्वेश्चंस अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन स्टिल वी हैव टू कंप्लीट आज का पॉडकास्ट, हमें इतना ही रखना होगा। सो थैंक यू सो मच।